हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस में चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि तत्व जो हैं मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें उपधातुओं की संख्या बहुत ही कम है। मुख्य रूप से धातु हैं और अधातु हैं। इस चैप्टर में हमको केवल धातु और अधातु के विषय में ही अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं? ऐसे गुण मतलब जिनको हम देख कर, छू कर या अनुभव करके पता कर सकते हैं, उन्हें भौतिक गुणधर्म कहते हैं। तो पहला धातुओं का गुण है कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सब में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो ये धातु का गुण है कि उनमें एक विशेष चमक होती है। उस चमक को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा कि धातुओं में कठोरता है। अधिकांश सभी धातुएं लगभग कठोर होती हैं। केवल कुछ धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये नरम होती है, लेकिन इनको छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। तीसरा है कि धातुएं आघातवर्धी होती हैं। अब ये आघातवर्धी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा लोहे के बर्तन बनाए जाते हैं, तो आघातवर्धी मतलब धातु को पीट पीट कर जब पतली चादर के रूप में जो परिवर्तित करने का गुण होता है, उसी को आघातवर्धिता कहा जाता है। जैसे लोहा है तो हम उसको पीट पीट के उसकी पतली चादर बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी अधातु है, अगर उसको हम हथौड़े से पीटे तो वो टूट जाएगी, वो फैलेगी नहीं। तो धातुओं में एक गुण होता है कि धातुएं आघातवर्धी होती है। जैसे आघातवर्धी जो है परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर साल एग्जाम में आघातवर्धिता पर टिप्पणी लिखने को आता है। तो आघातवर्धिता को अगर परिभाषा लिखने को आई तो क्या लिखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के उस गुण को आघातवर्धिता कहते हैं। और सोना एवं चांदी जो है सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, मतलब इनको हम पीट पीट के पतली से पतली चादर बना सकते हैं। दूसरा गुण है कि धातुएं तन्य होती हैं। अब ये तन्यता का गुण क्या होता है? तन्यता मतलब जैसे आपने तार देखे होंगे, लोहे के तार, तांबे के तार, सोने का तार, चांदी का तार। तो धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का यह गुण आघातवर्धिता कहलाता है। अब क्या हम लकड़ी का तार बना सकते हैं इसको खींच के? नहीं बना सकते, क्योंकि वो धातु नहीं है, बल्कि लोहे का, तांबे का, सोने का, चांदी का, उनको पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं का यह गुण जो है तन्यता कहलाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो है सोना। अगला गुण है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। बिल्कुल होती हैं, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक। यदि धातु के एक सिरे को गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। विद्युत की सुचालक होती है। यदि उसके एक सिरे पर विद्युत प्रवाहित की जाए तो उसका चालन होते हुए अगले सिरे तक वो पहुँच जाता है। धातुओं में धात्विक ध्वनि पाई जाती है, मतलब धातुओं यदि किसी से टकराती हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। इस ध्वनि को धात्विक ध्वनि कहते हैं। तो ये थे हमारे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब इसके बाद हम देखते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के जब रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे पहला आता है धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, मतलब दहन। किसी भी चीज़ को जलाने को दहन कहते हैं, और जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जल सकती। तो धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया या धातुओं का दहन में धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु, यहाँ देखिए धातु की ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड, जैसे देखिए कॉपर की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। और लगभग सभी धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, उनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये जो है
उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला है कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अलग अलग धातुएं जो होती हैं जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं बहुत जल के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करती हैं। कुछ धातुएं जो क्रियाशील नहीं होती वो जल के साथ क्रिया नहीं करती। तो देखिए जो धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु का ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। धातु प्लस जल तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं और किनके घुलनशील होंगे, जो क्रियाशील धातुएं होंगी। जिन धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जिस धातु प्लस ऑक्साइड प्लस जल तो बन जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु हैं। ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। पोटेशियम जब ठोस अवस्था में इसकी जल से अभिक्रिया होती है, ठंडे जल से ही हो जाती है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। और सोडियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये धातुएं इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं सोडियम धातु कि इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, मतलब मिट्टी के तेल में, क्योंकि इसको अगर वायु में खुला छोड़ दें तो वायु की ये जलवाष्प के साथ भी क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। तो ये जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है। अब देखिए कुछ धातुएं जो हैं जल के साथ धीमी गति से क्रिया करती हैं, जैसे कैल्शियम जो है जल के साथ धीमी गति से क्रिया करती हैं। तो कैल्शियम प्लस 2H2O तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद देखिए कुछ धातुएं जो है ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन जो है ना ही गर्म जल के साथ, वो उसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है। जिससे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु ये भाप के साथ अभिक्रिया होने पर धातु के ऑक्साइड बनाती है। जैसे एल्यूमिनियम पर यदि पानी की भाप का असर रहे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम प्लस H2O तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और कुछ धातुएं जो होती हैं जो बिल्कुल क्रियाशील नहीं होती हैं, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। जैसे देखिए हम सोने और चांदी के गहने जो पहनते हैं उस पर रोज़ पानी पड़ता है, लेकिन ना तो उसमें जंग लगता है ना उस पर कुछ असर होता है। तो ये धातुएं जो हैं जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती हैं। अब उसके बाद देखिए धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। हमने पहले भी पढ़ा है कि धातुएं जो हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और उसका लवण प्रदान करती हैं। तो देखिए धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु प्लस तनु अम्ल, धातु की जब भी क्रिया करें तो तनु अम्ल मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो लवण बनता है, धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यदि सांद्र अम्ल ले लेंगे, गाढ़ा अम्ल लेंगे तो बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी निकलेगी, जिसमें आग भी लगने का खतरा हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हो गए थे धातु के भौतिक और रासायनिक गुण। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है धातु की सक्रियता श्रेणी। अब ये क्या है कि धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची या श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, घटते क्रम में, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु उसको सबसे ऊपर और जो उससे कम है उसको नीचे रखते जाएं, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे ये बनी है सक्रियता श्रेणी, इसमें देखिए जो रेड कलर से लिखे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे इन धातु की सक्रियता घटती जाएगी। इनसे भी कम सक्रिय जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर कॉपर है, फिर मर्क्यूरी है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है सिल्वर, और लास्ट में गोल्ड, मतलब गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ये थी धातु की सक्रियता श्रेणी, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी
इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे।